हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल गोल्ड नर्सिंग क्लासेस। होपफुली आप सब अच्छे होंगे। नाउ टुडे वी विल डिस्कस सम MCQs दैट मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर ऑल nursing exams. So if you are preparing for any exams, this video will help you a lot. Let's get started. पहला क्वेश्चन आपके सामने ये है, वन कार्डिक साइकिल कंप्लीट इन, एक कार्डिक साइकिल कितने समय में कंप्लीट होती है। पहला ऑप्शन है 0.8 सेकेंड में, सेकेंड सेकेंड ऑप्शन 0.12 सेकेंड में, थर्ड ऑप्शन है 0.57 सेकेंड में, और आपका लास्ट ऑप्शन है 0.9 सेकेंड में। तो कार्डिक साइकिल बेसिकली 3 फेज में कंप्लीट होती है। ये एक साइकिल है और ये कितने कार्डियक साइकिल कितने फेज में, 3 फेज में कंप्लीट होती है। पहला फेज जिसको एट्रियल सिस्टोल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एट्रियल सिस्टोल। दूसरा होता है वेंट्रिकुलर सिस्टोल और तीसरा होता है कंप्लीट कार्डियक डायस्टोल। ठीक, तो एट्रियल सिस्टोल जो होता है वो बहुत ही थोड़े टाइम के लिए होता है, 0.1 सेकेंड के लिए। एट्रियल सिस्टोल कितने टाइम के लिए होता है, 0.1 सेकेंड के लिए, और वेंट्रिकुलर सिस्टोल होता है 0.3 सेकेंड के लिए, और कंप्लीट कार्डियक डायस्टोल होता है 0.4 सेकेंड के लिए। और हम टोटल ऐड करेंगे तो राइट आंसर हमारा क्या आ जाएगा, 0.8 सेकेंड। ठीक, तो राइट आंसर क्या है, 0.8 सेकेंड विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्डियक आउटपुट इज इंक्रीज इन केस ऑफ, कार्डियक आउटपुट किस केस में इंक्रीज होता है। पहला ऑप्शन है शॉक, सेकेंड एरिथमिया, थर्ड कंजस्टिव हार्ट फेलियर, एंड लास्ट वन इज हाइपोक्सिया। तो शॉक में कार्डियक आउटपुट डिक्रीज होने की वजह से शॉक होता है, जैसे कि आप जानते हैं हाइपोवॉलेमिक शॉक में कार्डियक आउटपुट डिक्रीज हो जाता है। ठीक, एरिथमिया डिसफंक्शनिंग होती है रिदम में, जैसे वेंट्रिकुलर बहुत ज़्यादा फास्ट हो रहा है, टैकीकार्डिया हो रहा है, या फिर वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन हो रहा है, एट्रियल फिब्रिलेशन हो रहा है, तो दीज ऑल आर द डिसएरिथमिया हो जाती है। ठीक है, रिदम में प्रॉब्लम होती है। नेक्स्ट है कंजस्टिव हार्ट फेलियर। इज़ अ हार्ट फेलियर हो रहा है मीन्स हार्ट जो है वो काम करना बंद कर दे रहा है, तो उसमें आपका जो भी हमारा पंपिंग फंक्शन होता है हार्ट का वो नहीं हो पाता, तो इसमें भी कार्डियक आउटपुट इंक्रीज़ होने का कोई चांस नहीं है, क्योंकि जब हार्ट काम ही नहीं कर रहा है तो कार्डियक आउटपुट कैसे इंक्रीज़ होगा। एरिथमिया में सिर्फ डिसफंक्शनिंग होती है उसके रिदम में। ठीक, और शॉक में हमेशा कार्डियक आउटपुट कम होने की वजह से हाइपोवॉलेमिक शॉक होता है। तो राइट आंसर क्या होगा आपका, हाइपोक्सिया। हाइपोक्सिया फ्रेंड्स क्या होता है, हमने आपको पहले भी बताया है कि हाइपोक्सिया जब टिश्यू में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो उसे बोलते हैं हाइपोक्सिया। तो आप याद कर सकते हैं जिया से। ठीक है, किससे, जिया, हाइपोक्सिया। जिया मतलब है टिश्यू। ठीक है, तो टिश्यू में ऑक्सीजन की कमी को बोलते हैं हाइपोक्सिया। और अगर हम यहीं पे बात करें हाइपोक्सीमिया, ज़ीमिया की बात करें तो ईमिया का मतलब ही होता है, कहीं भी ईमिया होता है इसका मतलब होता है ब्लड। ठीक, जब ब्लड में ऑक्सीजन की कमी होती है तो उसे बोलते हैं हाइपोक्सीमिया। तो यहाँ पे हम बोल रहे हैं हाइपोक्सिया, इट मीन्स टिश्यू में ऑक्सीजन की कमी हो रही है जिसकी वजह से कार्डियक आउटपुट इंक्रीज हो जाता है, ताकि ऑक्सीजन और ब्लड सप्लाई अच्छे से टिश्यू के पास तक पहुंच सके। क्योंकि ऑक्सीजन में कमी होने की एक वजह यह भी होती है कि ब्लड सप्लाई कम है, तो ब्लड सप्लाई अगर उस टिश्यू तक अच्छे से नहीं है तो ऑक्सीजन की कमी होगी, हाइपोक्सिया होगा। तो ब्लड सप्लाई अच्छे से उस टिश्यू तक पहुंच सके, इसकी वजह से कार्डियक आउटपुट इंक्रीज हो जाता है, हार्ट अपना काम फास्ट करने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑस्लर्स नोड्स। तो पहले आपको मैं एक इमेज दिखाते हैं ऑस्लर नोड की। फ्रेंड्स ये है आपके ऑस्लर नोड। सो ऑस्लर नोड्स, ये बेसिकली ऑस्लर नोड्स क्या होते हैं, स्मॉल टेंडर क्यूटेनियस नोड होते हैं जो कि सिर्फ फिंगर्स और ज़्यादातर कहाँ मिलते हैं, टोज में दिखाई देते हैं। तो इनको आप अगर टच करोगे नोड्स को, ये बहुत पेनफुल होते हैं, छोटे छोटे से लीजन होते हैं, नोट्स बन जाते हैं कहाँ पे, फिंगर्स में, हैंड में, और हमारे फुट के टोज़ में। ज़्यादातर टोज़ और फुट में दिखाई देता है और फिंगर और हैंड में दिखाई देता है।
सो ऑस्लर नोड किसका फीचर है, किस डिजीज कंडीशन का फीचर है? पेरिकार्डाइटिस, रूमैटिक एंडोकार्डाइटिस, इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस या फिर मायोकार्डाइटिस। तो ये बेसिकली सब एक्यूट इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस में देखने को मिलता है। राइट आंसर है इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस। इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस में क्या देखने को मिलेगा? ऑस्लर नोड्स। ऑस्लर नोड्स क्या होते हैं? स्मॉल टेंडर लीजन्स और नोड्स होते हैं जो कि फिंगर्स और टोज में बेसिकली पाए जाते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ कोरोनरी आर्टरी डिजीज। कोरोनरी आर्टरी डिजीज का मोस्ट कॉमन कॉज क्या है? CAD। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट डिजीज कंडीशन है ये CAD। तो CAD का मोस्ट कॉमन कॉज क्या है? अथीरोस्क्लेरोसिस, हाइपरग्लाइसीमिया, स्ट्रेस या वैसोस्पैज्म ऑफ कोरोनरी आर्टरी। तो वैसोस्पैज्म ऑफ कोरोनरी आर्टरी में क्या होगा? वेसल्स जो हैं, ठीक, कोरोनरी आर्टरी क्या होगी? स्पैज्म हो जाएगी। तो ये बहुत कॉमन नहीं है कि स्पैज्म हो जाए इजीली, सारे पेशेंट्स में ये कॉज नहीं होता है। और इसमें क्या पूछ रहा है? मोस्ट कॉमन कॉज क्या है? इसमें से हमें बताना है मोस्ट कॉमन कॉज। स्ट्रेस नहीं हो सकता है, हाइपरग्लाइसीमिया नहीं होगा। राइट आंसर क्या होगा? अथीरोस्क्लेरोसिस। ठीक, अथीरोस्क्लेरोसिस क्या होता है? इसमें क्या होगा? जो हमारी आर्टरी है, कोरोनरी आर्टरी, उसकी ब्लॉकिंग हो जाती है जब हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल काफ़ी टाइम तक रहता है, लिपिड्स बढ़े हुए होते हैं हमारे। तो उसमें क्या होता है? ये जितने भी कोलेस्ट्रॉल और लिपिड्स हैं ये सारे हमारे कोरोनरी आर्टरी में जा कर के डिपॉजिट होने लगते हैं और ये प्लेक का फॉर्मेशन करते हैं। वहाँ पे ये हार्डनिंग ऑफ आर्टरी करते हैं एज वेल एज नैरोइंग ऑफ आर्टरी करते हैं। मतलब आर्टरी को कठोर बना देते हैं, हार्ड कर देते हैं, फ्लैक्सिबिलिटी उनकी चली जाएगी और ये बहुत नैरो हो जाएंगे, बिल्कुल पतली सी इसमें जगह थोड़ी सी बचेगी, जिसकी वजह से जो ब्लड सप्लाई है वो हमारे हार्ट मसल्स तक अच्छे से नहीं पहुंचा पाएंगे। ब्लड सप्लाई हमारे हार्ट टिश्यूज़ में अच्छे तक नहीं पहुंचेगी, जिसकी वजह से क्या होगा? हाइपॉक्सिया होगा। और हाइपॉक्सिया होने की वजह से हमें क्या होगा? उसकी वजह से एंजाइना पेक्टोरिस होगा, हमें पेन भी होने लगेगा। ठीक, तो ये राइट आंसर क्या होगा हमारा? अथीरोस्क्लेरोसिस। अथीरोस्क्लेरोसिस क्या है? कोलेस्ट्रॉल लिपिड का बना हुआ एक प्लेक है। ठीक है, डिपोजिशन होता है हमारे आर्टरी में, जिसकी वजह से हार्डनिंग ऑफ आर्टरी या फिर नैरोइंग ऑफ आर्टरी हो जाती है, जिसकी वजह से ब्लड हमारा अच्छे से सप्लाई नहीं कर पाता है हार्ट मसल्स को। और दिस वन इज अ मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ कोरोनरी आर्टरी डिजीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच हार्मोन इज सीक्रेटेड बाय द पोस्टीरियर ग्लैंड। इसमें पोस्टीरियर ग्लैंड से कौन से हार्मोन सेक्रेट होते हैं? पहली बात यह है कि पिट्यूटरी ग्लैंड दो तरीके से या फिर दो जगह से एंटीरियर पिट्यूटरी पोस्टीरियर पिट्यूटरी में डिवाइड होती है। और ये एंटीरियर और ये क्या हो गया? पोस्टीरियर पिट्यूटरी। एंटीरियर पिट्यूटरी से बहुत सारे हार्मोन सेक्रेट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पहला है आपका ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ठीक है, पहला क्या है? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। दूसरा क्या है? प्रोलैक्टिन हार्मोन, एंटीरियर पिट्यूटरी से सेक्रेट होता है। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंटीरियर पिट्यूटरी से सेक्रेट होता है। एक मिनट, यहाँ पे हम आपको दिखाते हैं। सो एंटीरियर पिट्यूटरी से नंबर 1 LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, नंबर 2 प्रोलैक्टिन हार्मोन, नंबर 3 GH ग्रोथ हार्मोन, नंबर 4 ACTH एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, नंबर 5 TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, नंबर 6 FSH फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, नंबर 7 मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इसको हम बोल सकते हैं MSH। ठीक, मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो ये सारे हार्मोन्स कहाँ से सेक्रीट होते हैं? एंटीरियर पिट्यूटरी से सेक्रीट होते हैं। ओके, अब हम आते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी की बात करते हैं। तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी से
दो सेक्रीट होते हैं, सिर्फ दो हार्मोन सेक्रीट होते हैं। कौन सा? ऑक्सीटोसिन और दूसरा क्या है? ADH। ठीक, ऑक्सीटोसिन जो होता है वो यूट्रस को कॉन्ट्रैक्ट करने में हेल्प करता है, मिल्क इजेक्शन में हेल्प करता है। तो बेसिकली ये प्रेगनेंसी में काम आता है, जिसे हम बोलते हैं ऑक्सीटोसिन, और ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी से सेक्रेट होता है। दूसरा है इसमें ADH, एंटी डायरेटिक हार्मोन। एंटी डायरेटिक हार्मोन, तो जब बहुत ज़्यादा डायलिसिस हो रहा होता है या फिर जब हमारी बॉडी में फ्लूइड की कमी हो जाती है, कम होता है, तो एंटी डायरेटिक हार्मोन बढ़ जाता है ताकि यूरिन आउटपुट को कम किया जा सके। तो डायलिसिस को ये प्रिवेंट करता है, यूरिन आउटपुट को कम करता है, हमारी बॉडी में फ्लूइड मेंटेन करने में हेल्प करता है। एंटी डायरेटिक हार्मोन को का जो अदर नेम है वो है वैसोप्रेसिन। ओके, तो राइट आंसर क्या होगा? ADH। कौन सा हार्मोन पोस्टीरियर पिट्यूटरी से सेक्रीट होता है? ADH। नेक्स्ट क्वेश्चन, एडम्स एप्पल इज रिलेटेड टू। एडम्स एप्पल किससे रिलेटेड है? ऑप्शन ए है फेरिंग्स से, लैरिंग्स से, ट्रैकिया से या फिर ईसोफेगस से। ओके, एडम्स एप्पल क्या होता है? जो हमारा लैरिंग्स है, ठीक है, लैरिंग्स की जो कार्टिलेज होती है जिसको बोलते हैं थायराइड कार्टिलेज, ठीक, ये थायराइड कार्टिलेज मेल्स में ज़्यादा प्रोमिनेंट होती है और इस प्रोमिनेंसी की वजह से ही इसका नाम रखा गया है एडम्स एप्पल। तो एडम्स एप्पल कहाँ पाई जाती है? पहली बात तो ये लैरिंग्स में इससे रिलेटेड है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये लैरिंग्स से रिलेटेड है, थायराइड कार्टिलेज से रिलेटेड है। लैरिंग्स में थायराइड कार्टिलेज होती है, उससे रिलेटेड है, और ये थायराइड कार्टिलेज मेल्स में ज़्यादा प्रोमिनेंट होती है, उसकी वजह से ही जो मेल्स की वॉइस होती है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बोल सकते हैं या फिर ज़्यादा भारी आवाज़ होती है, ठीक, तो प्रोमिनेंसी की वजह से। और ये किससे रिलेटेड है? हमारा लैरिंग्स से। राइट आंसर क्या होगा? लैरिंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइपोपैराथायराइडिज्म इज कैरेक्टराइज्ड बाय। फ्रेंड्स यहाँ पे ठीक से देखिएगा, क्या है? हाइपोपैराथायराइडिज्म है, ठीक है, और ये किससे कैरेक्टराइज्ड है? मीन्स हाइपोपैराथायराइडिज्म में हमें क्या चीज़ इसमें देखने को मिलेगी? पहला ऑप्शन है हाई सीरम कैल्शियम, दूसरा लो सीरम कैल्शियम, तीसरा हाई सीरम पोटेशियम एंड चौथा है लो सीरम पोटेशियम। ओके फ्रेंड्स, जो पैराथायराइड का काम होता है, पैराथायराइड का वो होता है कैल्शियम को, किसे? कैल्शियम को बोन से कहाँ ले जाना? ब्लड में ले जाना, बेसिक फंक्शन होता है। और एक हार्मोन होता है जिसे बोलते हैं कैल्सीटोनिन, और ये कैल्सीटोनिन कहाँ से सेक्रीट होता है? थायराइड ग्लैंड से सेक्रीट होता है। तो कैल्सीटोनिन का काम इसके अपोजिट होता है। कैल्सीटोनिन क्या करता है? कैल्शियम को ब्लड से बोन में ले जाता है, ठीक। कैल्सीटोनिन पैराथायराइड हार्मोन के अपोजिटली काम करता है, और ये हमारे कैल्शियम को ब्लड से कहाँ ले जाता है? बोन में ले जाता है। लेकिन पैराथायराइड हार्मोन कैल्शियम को बोन से कहाँ लाता है? ब्लड में लाता है। ठीक है, समझ में आ रहा है क्लास? कैल्शियम को बोन से ब्लड तक कौन लाता है? पैराथायराइड हार्मोन। और ब्लड से बोन तक कैल्शियम को कौन ले जाता है? कैल्सीटोनिन। हम यहाँ पे बात किसकी कर रहे हैं? पैराथायराइड हार्मोन की, ठीक। तो पैराथायराइड हार्मोन इसमें क्या है? हाइपो है, मीन्स पैराथायराइड हार्मोन कम है। तो जब पैराथायराइड हार्मोन का काम है कैल्शियम को बोन से ब्लड तक ले जाना, अब वो काम क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, हाइपो हो जाएगा, जिसकी वजह से ब्लड में जो कैल्शियम है वो क्या हो जाएगी? उसमें कमी आ जाएगी। तो नॉर्मल जो लेवल होता है कैल्शियम का वो होता है 9 to 11 mg/dl होता है, ठीक। लेकिन जब इसमें कैल्शियम बोन से हमारे ब्लड में नहीं आ पाएगी, ठीक है, ये बोन है हमारी, बोन से ब्लड में नहीं आ पाएगी, तो इसमें क्या होगा? हाइपोकैल्सीमिया हो जाएगा, ठीक। मतलब सीरम में, ब्लड में कैल्शियम का लेवल कम हो जाएगा। तो राइट आंसर है हमारा लो सीरम कैल्शियम लेवल। क्लास, अगर आपको कोई भी पॉइंट समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। आई विल रिपीट इन अदर वीडियो। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईस्ट्रोजन इज सेक्रेटेड बाय। ओके, ईस्ट्रोजन जिसको हम फीमेल हार्मोन्स भी बोलते हैं, ये कहाँ से सेक्रेट होता है? यूट्रस,
कॉर्पस ल्यूटियम ग्राफिन फॉलिकल्स या फिर ओवरी से। तो ईस्ट्रोजन ना ही यूट्रस से सेक्रेट होता है, ना ही कॉर्पस ल्यूटियम से, और ना ही ओवरी से। ये कहाँ से सेक्रेट होता है? ग्राफियन फॉलिकल्स से। सो मेंस्ट्रुअल साइकिल में आपने पढ़ा होगा फॉलिकुलर स्टेज, प्रोलिफरेटिव फेज जिसको बोलते हैं। उसमें क्या होता है, ग्राफियन फॉलिकल्स जब बन रहे होते हैं तो ग्राफियन फॉलिकल्स इस तरह से फॉर्म होते हैं। ठीक, अब ये ग्राफियन फॉलिकल्स की जो अपर लेयर होती है, आउटर लेयर होती है, इसमें थीका सेल्स होती हैं। कौन सी सेल्स होती हैं? थीका सेल्स होती हैं। और यही थीका सेल्स क्या करती हैं? ईस्ट्रोजन को सेक्रेट करती हैं। तो ये कहाँ से सेक्रेट होता है? ग्राफियन फॉलिकल्स से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ पेशेंट विद एल्ब्यूमिनुरिया डेवलप्स एडिमा बिकॉज ऑफ, यहाँ पे एन होगा, ओके, एल्ब्यूमिनुरिया। ठीक है, एल्ब्यूमिनुरिया डेवलप्स एडिमा बिकॉज ऑफ। एक पेशेंट है एल्ब्यूमिन यूरिया के साथ, मीन्स यूरिन से उसका एल्ब्यूमिन क्या हो रहा है? एल्ब्यूमिन क्या होती है? प्रोटीन होती है। ठीक है, सो एल्ब्यूमिन प्रोटीन है, प्लाज्मा प्रोटीन होती है एल्ब्यूमिन। तो ये क्या हो रही है? यूरिन के थ्रू बाहर निकल रही है। ठीक, जिसकी वजह से क्या हो रहा है? एडिमा हो रहा है। तो ये क्यों हो रहा है? क्वेश्चन ने ये पूछा है। इसलिए फॉल इन टिश्यू हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, क्या टिश्यूज़ में हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर कम हो जाता है? राइज इन प्लाज्मा हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, प्लाज्मा जैसे ब्लड में आपने पढ़ा है, प्लाज्मा इज अ पार्ट ऑफ ब्लड। सो क्या ब्लड या फिर प्लाज्मा हमें हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर बढ़ जाता है? फॉल इन प्लाज्मा कोलोइड प्रेशर, क्या प्लाज्मा कोलोइड प्रेशर में कमी हो जाती है? या फिर फोर्थ है राइज इन टिश्यू कोलोइड प्रेशर। ओके, यहाँ पे कोलोइड ऑन्कोटिक प्रेशर है, कोलोइड ऑन्कोटिक प्रेशर। ठीक है, ऑन्कोटिक प्रेशर। तो राइट आंसर होगा फॉल इन प्लाज्मा कोलोइड ऑन्कोटिक प्रेशर। ठीक, जब हमारे ब्लड में, हमारे प्लाज्मा में ऑन्कोटिक प्रेशर फॉल हो जाता है, कम हो जाता है, तो एल्ब्यूमिन क्या करता है? बेसिकली ये वाटर मॉलिक्यूल्स को बांध के रखता है, बाइंड अप करके रखता है, ताकि वाटर मॉलिक्यूल्स हमारे बाहर ना निकलने पाए। ठीक है, और हमारा हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर जो है वो मेंटेन होता रहे। लेकिन जब, यहाँ पे आपको हम दिखा रहे हैं, लेकिन जब क्या होता है, यहाँ पे प्लाज्मा प्रोटीन की कमी हो जाती है। जब प्लाज्मा प्रोटीन कम हो जाती है तो ये वाटर मॉलिक्यूल्स जो है शिफ्ट होने स्टार्ट हो जाते हैं, और ये इंटरस्टिशियल फ्लूइड जो है, हमारा इंटरस्टिशियल स्पेस जो होता है, इसमें वाटर मॉलिक्यूल्स चले जाते हैं। तो जिसकी वजह से क्या क्रिएट होता है? एडिमा। फ्रेंड्स, आपको पता है एडिमा क्या होता है? एडिमा जिसमें फ्लूइड का कलेक्शन हो जाता है इंटरस्टिशियल स्पेस में। आपने इंटरस्टिशियल स्पेस भी पढ़ा होगा कि 3 तरह के स्पेस होते हैं, इंट्रा सेलुलर, एक्स्ट्रा सेलुलर। ठीक, एक्स्ट्रा सेलुलर में ही इंटरस्टिशियल स्पेस हमारा आता है। 2 सेल्स के बीच का जो स्पेस होता है उसे बोलते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस। इस इंटरस्टिशियल स्पेस में जब फ्लूइड शिफ्टिंग हो जाती है तो इस कंडीशन को बोलते हैं हम एडिमा। ठीक, तो एडिमा किसकी वजह से डेवलप होता है? जब प्लाज्मा प्रोटीन कम हो जाती है, कोलोइड प्रोटीन कम हो जाती है, और ऑन्कोटिक प्रेशर में कमी आ जाती है, जिसकी वजह से वाटर मॉलिक्यूल्स शिफ्ट कर जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10th क्वेश्चन है, इन ओलिगूरिया वॉल्यूम ऑफ यूरिन। ओके, ओलिगूरिया में, किसमें? ओलिगोयूरिया में यूरिन का अमाउंट कितना कम हो जाता है? लेस देन 100 ml, लेस देन 400 ml, लेस देन 800 ml, या फिर एब्सेंस ऑफ यूरिन। तो एब्सेंस ऑफ यूरिन को फ्रेंड्स बोलते हैं एनयूरिया। ठीक, ए फॉर एब्सेंस, सो एब्सेंस ऑफ यूरिन को बोलते हैं एनयूरिया। लेस देन 800 ml और लेस देन 400 ml, या फिर लेस देन 100 ml। तो ये भी कैटेगरी में आ जाता है, हमारा एनयूरिया की कैटेगरी में। अगर 24 आवर्स में अगर 100 ml तक के या फिर 100 ml से कम यूरिन आउटपुट हो रहा है तो उसको भी हम किस कैटेगरी में लेते हैं? एनयूरिया के कैटेगरी में लेते हैं। तो ओलिगूरिया जो होता है, राइट आंसर क्या होगा हमारा? ओलिगूरिया। ठीक है, फिर से आप देख लें एक बार, राइट आंसर है हमारा लेस देन 400 ml इज़ नोन एज ओलिगूरिया। ठीक, अगर 400 ml से कम है तो उसे बोलते हैं ओलिगूरिया। 100 ml से कम होगा या फिर एब्सेंस ऑफ यूरिन होगा तो इसे हम बोलते हैं एनयूरिया।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पॉजिटिव चॉस्टिक साइन इन एन इंडिकेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार इस तरह से क्वेश्चन पूछे भी गए हैं कि जो चॉस्टिक साइन है वो किसका इंडिकेशन है। चॉस्टिक साइन किस डिजीज कंडीशन में या किस प्रॉब्लम में दिखाई देता है, किसकी कमी होने की वजह से दिखाई देता है। हाइपोनेट्रीमिया, सोडियम ज़्यादा होने की वजह से हाइपरनेट्रीमिया। हाइपरकैल्सीमिया, कैल्शियम लेवल बढ़ने की वजह से। हाइपोनेट्रीमिया, सोडियम लेवल कम होने की वजह से। या हाइपोकैल्सीमिया, कैल्शियम लेवल कम होने की वजह से। इसमें से कौन सा राइट आंसर होगा? राइट आंसर विल बी हाइपोकैल्सीमिया। जब हमारा कैल्शियम लेवल कम हो जाता है तो उसकी वजह से हमें क्या दिखाया जाता है? पॉजिटिव चॉस्टिक साइन और ट्रूसो साइन दिखाई देता है। आपको हम इमेज दिखा रहे हैं चॉस्टिक साइन और ट्रूसो। फ्रेंड्स ये आपका है चॉस्टिक साइन। सो चॉस्टिक साइन में जब हम फेशियल नर्व पे इस तरह से ट्विचिंग करते हैं या फिर एक स्ट्रोकिंग करते हैं तो इसमें फेशियल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, इस तरह से फेस दिखाई देता है और ये साइन होता है हाइपोकैल्शीमिया का, जब कैल्शियम लेवल कम हो जाता है, सीरम कैल्शियम कम हो जाता है। दूसरा इसी का साइन होता है ट्रूसो साइन, हाइपोकैल्शीमिया का ही साइन है और इसमें जब हम बीपी कफ बांधते हैं, ठीक है, ब्लड प्रेशर चेक करने के लिए, फिर जब बीपी कफ को टाई करते हैं तो उस टाइम पे इस तरह से हैंड क्या हो जाते हैं? कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, इससे बोलते हैं ट्रूसो साइन। तो चॉस्टिक साइन और ट्रूसो साइन किस में दिखाई देते हैं? हमारे सो पॉजिटिव चॉस्टिक साइन किस में दिखाई देगा? राइट आंसर क्या होगा? हाइपोकैल्सीमिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एंडोक्राइन ग्लैंड कॉल्ड मास्टर ग्लैंड? सो इट्स वेरी इजी क्वेश्चन। सो मास्टर ग्लैंड किसको कहते हैं? पिट्यूटरी ग्लैंड को। राइट आंसर क्या होगा? पिट्यूटरी ग्लैंड इज ऑल्सो कॉल्ड मास्टर ग्लैंड, क्योंकि ये पूरे सिस्टम को कंट्रोल करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डबल बबल साइन इन द एक्सरे इज कैरेक्टराइज्ड बाय। डबल बबल साइन किस में दिखाई देता है? पाइलोरिक स्टेनोसिस, पाइलोरिक स्टेनोसिस में, ट्रैक्यूएसोफेजियल फिस्टुला में, हिस्पंग डिजीज में, या फिर ड्यूडेनल एट्रेशिया। राइट आंसर है इसका ड्यूडेनल एट्रेशिया। ड्यूडेनम में क्या हो जाता है? इस तरह से पाउचिंग हो जाती है, इस तरह से। तो एट्रेशिया हो जाती है मीन्स वो एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर में हो जाता है, बंद हो जाता है इस तरह से, ठीक। तो इसमें डबल बबल साइन दिखाई देता है किसमें? ड्यूडेनल एट्रेशिया में। एट्रेशिया का मतलब होता है जो क्लोजिंग है वो किसी भी ऑर्गन की क्या हो जाना? पाउचिंग बन जाना, पाउच बन जाता है। मैं आपको इसका एक इमेज दिखा देती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। फ्रेंड्स ये है ड्यूडेनल एट्रेशिया। जैसे हमने बताया आपको एक पाउचिंग बन जाती है, तो ये जो कंटिन्यू होना चाहिए, ठीक है, ड्यूडेनम को, लेकिन ये कंटिन्यूएशन क्या हो जाता है? टूट जाता है। तो ये पाउचिंग बन जाती है, दो अलग अलग पाउचिंग बन जाती है, जिसे हम बोलते हैं ड्यूडेनल एट्रेशिया। सो राइट आंसर विल बी डबल बबल साइन किस में दिखाई देता है? डबल बबल साइन किस में दिखाई देगा? ड्यूडेनल एट्रेशिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14th क्वेश्चन है ये। WHO वॉज इस्टेब्लिश्ड ऑन। WHO कब इस्टेब्लिश हुआ था? 14 अप्रैल 1948, 7 अप्रैल 1948, 7 अप्रैल 1947 या 7 अप्रैल 1946। तो राइट आंसर क्या है इसका? फर्स्ट ऑफ ऑल जो डेट है वो होगी 7, ठीक है, क्योंकि हम एवरी 7 अप्रैल को WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन डे सेलिब्रेट करते हैं, वर्ल्ड हेल्थ डे सेलिब्रेट करते हैं, तो 7 अप्रैल तो होगा, ठीक है। अब इसमें से कौन सा हमारा ईयर होगा? 1948, 1947 या फिर 1946। तो आपको हमेशा याद रखना है कि हमारे इंडिया की इंडिपेंडेंसी के बाद ही इस्टेब्लिश हुआ था 1948 में, ओके। नेक्स्ट है मंडे फीवर इज़ द नेम ऑफ। मंडे फीवर किसको बोलते हैं? बेसिनोसिस, एस्बेस्टोसिस, एंथ्रेकोसिस एंड सिलिकोसिस। तो ये सारी डिजीज़ जो है ऑक्यूपेशनल हेल्थ हजार्ड की डिजीज़ कंडीशन है। बेसिनोसिस में क्या होता है? शुगर केन जो होते हैं उसकी डस्ट पार्टिकल जब हमारे लंग्स में आ जाते हैं, डिपॉजिट हो जाते हैं, तो उसे बोलते हैं हम लोग बेसिनोसिस। एस्बेस्टोसिस
तो ये क्या होता है, एस्बेस्टोसिस होने की वजह से, एस्बेस्टोस में जहाँ पे जिस फील्ड में या फिर जिस फैक्ट्री में काम कर रहे हैं वहाँ पे एस्बेस्टोस बहुत ज़्यादा है, तो उसकी डिपोजिशन होने की वजह से एस्बेस्टोसिस होता है। एंथ्राकोसिस, सो एंथ्राकोसिस जो है, एंथ्रा का मतलब होता है, एंथ्रा मतलब होता है कोल। तो कोल माइंस में जो काम करते हैं, ठीक, तो उसके स्मोक की वजह से या फिर उसकी डस्ट पार्टिकल हमारे लंग में डिपॉजिट होने की वजह से एंथ्राकोसिस कॉज होता है। एंड नेक्स्ट है सिलिकोसिस। सिलिकन जो भी सिलिकन पार्टिकल्स हैं उसकी वजह से क्या कॉज होता है, सिलिकोसिस। तो राइट आंसर मंडे फीवर किसको कहते हैं, बेसिनोसिस को, बेसिनोसिस। और बेसिनोसिस क्या है, शुगर केन, शुगर केन, ठीक। तो जो फार्मर्स होते हैं जो शुगर केन के फील्ड में काम कर रहे हैं, गन्ने के खेत में जो भी काम कर रहे हैं, तो उसके जो भी डस्ट पार्टिकल्स होते हैं उसके डिपॉजिट होने की वजह से बेसिनोसिस होता है, और इसी को ही हम कहते हैं मंडे फीवर डिजीज। ओके, सो क्लास, अब हम क्लास एंड कर रहे हैं। होपफुली आपको सारे एमसीक्यूज समझ में आए होंगे। अगर किसी भी एमसीक्यूज में कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कर सकते हैं, एंड ऑल्सो like and subscribe my channel. Thank you.